हेलो बच्चों और सभी पेरेंट्स को सिंथेसिस की काउंसलिंग टीम की तरफ से नमस्कार। आशा है आप सभी के दिन बहुत ही अच्छे गुजर रहे हैं और आप लोग एकदम सेफ हैं अपने परिवार के साथ। आज हम लोग जो काउंसलिंग सेशन लेकर के हाजिर हैं वो सेशन है ICAR के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बहुत कम लोग हैं जो कि इसके बारे में वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि कई बार ये जो फील्ड होता है वो ऑफिशियली देखा जाए तो अदर स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर को उतना ब्राइट फील्ड नहीं मानते हैं। लेकिन आने वाला जो समय है ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का ही है और एग्रीकल्चर ही इस चीज का एक बहुत बड़ा बेस बनना है। तो इसलिए आप ध्यान में रखें। यदि आप नीट या अदर एग्जाम की तैयारी करते करते थक गए हैं और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और आप एक अच्छी रैंक पर स्टैंड करते हैं तो आपको डेफिनेटली ICAR की तरफ जाना चाहिए। ICAR एक ऐसा फील्ड है जिसमें मान लीजिए सिंथेसिस से हम बात करें, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मेडिकल की तैयारी तो करते ही करते हैं, लेकिन हम साथ साथ में रिस्क कवरिंग के तौर पर बच्चों को इन एग्जाम्स का भी बोलते हैं। और हमारे कहने पर आज तक लगभग देखा जाए तो 150 के अप्रोक्स स्टूडेंट ने इसके वेरियस कॉलेजेस को ज्वाइन किया। उनमें से 100 के अप्रोक्स स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें एक भी स्टूडेंट आज बेरोजगार नहीं है और मैक्सिमम का गवर्नमेंट जॉब लग चुका है और इवन कुछ एक स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन वो गवर्नमेंट से बेटर सैलरी ऑब्टेन कर रहे हैं। तो बहुत ही ब्राइट फील्ड है ये। आंख मूंद करके यदि आप थक गए हो PMT देते देते, नीट देते देते, JEE देते हुए, क्योंकि मैथमेटिक्स के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो बड़ा ब्राइट फील्ड है। आप इस फील्ड के अंदर टॉप कॉलेज में जाते हो तो बहुत ही एक्सीलेंट आपके सामने फीचर है। दूसरा, याद होना चाहिए आपको, इसका एग्जाम आपने CBT मैनर में दिया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 16, 17 और 22 सितंबर को हुआ था। और अभी लेटेस्ट इसका रिजल्ट आया हुआ है और इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो तो आप www.icar.nta.nic.in NTA इसलिए क्योंकि वही इसको कंडक्ट करा था, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन का आप जानते हो इतना काम नहीं है क्योंकि एग्जाम हो चुका है। अब तो काम है ऑनलाइन काउंसलिंग ब्राउजर का, और ये ब्राउजर कौन सी वेबसाइट पर मिलेगा, अभी जो बोली उस पर नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा वही www.icarexam.net। एक बार और वेबसाइट बोल देते हैं, www.icarexam.net। तो ये काउंसलिंग ब्राउजर आपको अपलोड करना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि सारा काम इसी ब्राउजर के बेस पर आपको समझ में आएगा। दूसरा, इस बार क्योंकि कोविड पैंडेमिक का टाइम है तो ICAR ने MCC के कंपैरिजन में बहुत अच्छा किया है कि स्टूडेंट खुद अपने डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है उसको अपलोड करे JPG फॉर्मेट में और उसी के थ्रू उसका यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन करेगा। बहुत अच्छा, इसके लिए ICAR की बॉडी को एक थम्स अप बनता है एकदम कि इन्होंने पेरेंट्स को बचाया इस पैंडेमिक टाइम से, उनके ट्रैवल को बचाया, कहीं ज्यादा भीड़ भी नहीं हो। तो वो भी हिसाब से यही सिस्टम होना चाहिए। जब ऑनलाइन मोड में आपके सामने इतनी तरह की फैसिलिटीज है तो क्यों पेरेंट्स को इधर उधर आना या जाना पड़े। एकदम कुछ जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी पर भी रहे कि वो डॉक्यूमेंट को देखे कोई कमी तो नहीं रह गई है, रह गई हो तो उसको रेक्टिफाई किया जावे। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें जो ये आप देखोगे, आपका जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के अंदर आपका 7 पेज की एक PDF आपके सामने आएगी, जिसमें फर्स्ट पेज पर आपका रैंक कार्ड आएगा। जो पेज नंबर 2 जो आपका होगा उसमें आपको इनवाइट किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो दिया हुआ है। पेज नंबर जो 3 है PDF का वो शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग यानी ऑफलाइन आपको कहीं पर जाना ही नहीं है।
पेज नंबर 4 पर इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पेज नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 भी इंपॉर्टेंट। क्यों? इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी, यूजी की कैसे होगी, पीजी की कैसे होगी, जो एसआरएफ के कोर्सेज उनके कैसे होंगे। क्योंकि आपको पता हो आईसीआर में केवल यूजी नहीं, अभी जो एग्जाम हुए थे वो पीजी और एसआरएफ के लिए भी हुए थे। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया है और उसी फ्लो चार्ट के बेस पर सारी काउंसलिंग डिसाइड होती है। और ये इस प्रकार का एक पेज आपको दिया गया है। मैं जो हमारे कैमरामैन है उनको कहूँगा कि एक बार इस पेज को थोड़ा फोकस कर दीजिए ताकि बच्चों को ये लेटर भी एक बार के लिए प्रॉपरली देखे एकदम। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं दिनेश खंडेलवाल जी, मुझे असिस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प के लिए इस पेज को अच्छे ढंग से फोकस कर दिया है और आप सब लोगों ने ये फ्लो चार्ट तसल्ली से देख लिया है। इसको अपन ब्रीफ करेंगे क्योंकि यही काउंसलिंग का सबसे मेन कंक्लूजन है। और इसी टाइप से हम बात करें तो इसके बाद में भी एक और पेज दिया गया जो इसी फ्लो चार्ट को आगे कंटिन्यूशन में करता है। इस तरह का मैं दिनेश जी को कहूँगा कि वो एक बार और आपके सामने ये जो फ्लो चार्ट इसको एकदम थोड़ा सा फोकस कर दें ताकि स्टूडेंट को नजर आवे। तो सारा खेल इस पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 पर है। 7 पर ऐसा कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो मेन तो ये जो 7 पेज की पीडीएफ है इसकी बहुत ही वैल्यू है। पेज नंबर 2 पर आपके डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, क्लियर कट कहा गया है कि आप कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अपलोड करोगे आप उसकी स्कैन्ड इमेज होनी चाहिए, अदर फॉर्मेट नहीं, जेपीजी फाइल बननी चाहिए और कोई अदर तरह की फाइल नहीं बननी चाहिए। फिर इसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। 8 तरह के डॉक्यूमेंट है, वो आप ध्यान में रखना। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, जो आप जानते हो 10th का मार्कशीट हो जाता है। ऑल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेड रिपोर्ट्स वो सब 10th और 12th की है। टीसी हो गया जिसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। आधार कार्ड भी है, साथ में लिखा है 28 डिजिट का आधार, इनरोलमेंट आईडी और अदर कुछ चीजें भी प्रूफ के तौर पर मांगी गई है, वैलिड आईडी, तो वो आइडेंटिटी प्रूफ आप दे सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र, आखिर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। वैसे तो आप जानते हो डोमिसाइल का रोल तब होता है जब हम स्टेट के थ्रू जाते हैं, जैसे राजस्थान में जेट होता है, जॉइंट इंटरेस्ट टैक्स फॉर एग्रीकल्चर, तब होता है, लेकिन यहाँ पर भी दिया है तो याद रखें। ऐसे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं, स्कूल से अलॉट होता है, फिर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे मेन बात ध्यान रखना, आप आईसीआर के थ्रू जा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर क्या होगा, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह के होते हैं। एक बनाता है सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट, एक बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि नहीं है तो आज ही पेरेंट्स को बोले ताकि वो बनवाएं। जनरल वाले को बनाने की जरूरत नहीं, उसको तो ईडब्ल्यूएस का बनाना है। ईडब्ल्यूएस भी स्टेट में अलग होता है और सेंट्रल में अलग होता है, ध्यान में रखना। सेंट्रल के क्राइटेरिया में प्रॉपर्टी जुड़ता है ईडब्ल्यूएस में, स्टेट में प्रॉपर्टी हटा दिया, केवल पेमेंट क्राइटेरिया रखा गया, तो ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप फिजिकली चैलेंज हो, पीएच यानी पैरा हैंडीकैप, इन्होंने पीसी वर्ड यूज किया गया है, कुछ जगह पीडब्ल्यूडी वर्ड होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अपने सर्टिफिकेट को जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हुआ है ध्यान रखें। बाकी जगह तो देखिए हार्ड चेकिंग होती है, पूरा बोर्ड बैठता है और वो बोर्ड डिसाइड करता है कि आप PH1 में आओगे या PS2 में। इसमें आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने आपको बना दिया, मान लो PBM ने बना दिया, वही आपका वैलिड हो जाएगा, यानी हार्ड चेकिंग नहीं होगी। वरना हार्ड चेकिंग जब होती है तो बोर्ड से बहुत सारे स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बाहर नहीं होंगे, जो बना हुआ है उसी को वैलिड कर दिया जाएगा, ध्यान में रखें। फिर आइए पेज नंबर 3, शेड्यूल का यहाँ कहा गया है और इसमें लिखा हुआ देखिए कि चॉइस फिलिंग आप करो, उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। नॉन रिफंडेबल एक रजिस्ट्रेशन की फीस लगेगी 500 रुपए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू करना है। क्रेडिट कार्ड हो सकता है, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड हो सकता है,
नेट बैंकिंग हो सकती है, यूपीआई हो सकता है। फिर आपने यदि चॉइस लॉक कर दी अच्छी बात है, वरना ऑटो लॉक की भी फैसिलिटी है। अब इसने दिया इवेंट। इवेंट आप जानते हो चुके हैं कौन से, 2 नवंबर को रिजल्ट अनाउंस होना था, वो हो चुका है। फिर होता है डाउनलोड ऑफ रैंक कार्ड ऑब्लिक रैंक कार्ड प्लस काउंसलिंग लेटर, ध्यान रखना वो एक साथ ही है। 6 नवंबर से ये स्टार्ट हो गया था। फिर है स्टार्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स एंड चॉइस फिलिंग, ये 7 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। और आपको ये सीट मैट्रिक्स देखना हो तो वो ICRexam.net साइट जाओगे आप, तो उसके अंदर आपको सीट मैट्रिक्स दिखेगा और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे। आपको BSc एग्रीकल्चर का देखना तो उसका सीट मैट्रिक्स होगा, फॉरेस्ट्री का देखना तो फॉरेस्ट्री का, हॉर्टिकल्चर का देखना तो हॉर्टिकल्चर का। फिर वहाँ पूरा आ जाएगा जनरल में कितनी सीट है, SC में कितनी है, ST में कितनी है और हर कैटेगरी वाइज कितनी है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को आप लोग। फिर मेन बात ध्यान रखना, एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ये कब तक कर सकते हो, 11 नवंबर तक कर सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। 11 नवंबर से पहले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सारा ICR की काउंसलिंग आपकी वेस्ट हो जाएगी। ICR बहुत बेहतरीन चीज है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा है कि सर हम लग रहा है कि नीट में तो सेलेक्ट नहीं होंगे, IIT में सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हमें एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाना है या हमारा साथी जो डॉक्टर बनेगा उससे आगे जाना है, बिल्कुल आप जा सकते हो। ऐसे में कई एग्जाम्पल जानता हूँ, कुंदन वर्मा जो सिंथेसिस में नीट की तैयारी के लिए आया, पेमेंट सीट तक पहुंचा, वेटनरी तक पहुंचा, सेलेक्ट नहीं हुआ, हमने कहा एक ड्रॉप कर लीजिए, लेकिन उसके पेरेंट्स की इच्छा थी, उसकी खुद की इच्छा थी कि इसलिए ड्रॉप नहीं करें। तो फिर हमने उसको कहा कि आप टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में लो। उसने एडमिशन लिया TNAU कोयम्बटूर, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में। वहां जाकर के उसने MBA की तैयारी की, कैट की प्रिपरेशन की और वो केवल IM एग्रीकल्चर ही नहीं, नॉर्मल IM में भी सेलेक्ट हो गया। बेंगलोर से जहां तक मुझे याद आ रहा है उसने अपना IM कंप्लीट किया और अभी वो मुंबई के अंदर बहुत टॉप की मल्टीनेशनल कंपनी में, और उसका एनुअल पैकेज यदि आप सुनोगे तो आपको हैरानी होगी। वो उसका एनुअल पैकेज देखा जाए तो अबव 25 लाख पर एनम है, यानी एक डॉक्टर से वो बहुत हायर चला गया। उसी का साथी लोकेश सोलंकी, वो बैंकिंग सेक्टर में गया, डिग्री पूरी हुई, कैंपस हुआ और उनका सिलेक्शन हो गया बैंक ऑफ इंडिया, और अब कई उसको प्रमोशन मिल गए। और अभी लेटेस्ट थोड़े दिनों पहले लोकेश का मैसेज आया कि सर मैं पवनपुरी बीकानेर में जो ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ एज ए सीनियर मैनेजर उसको ज्वाइनिंग मिली है। यानी आज इतनी सी एज है, जस्ट एज 32, और ये लोग सीनियर मैनेजर तक पहुंच गए बैंकिंग में। यानी सोचो जब रिटायरमेंट होंगे तो ये तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत जो टॉप की पोस्ट होती है जिस पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, वहां तक पहुंच पाएंगे। ऐसे ही हम लेवें जयंत कोचर, वो काउंसलिंग में गड़बड़ हो गई PMT की, वरना गवर्नमेंट MBBS होता, लेकिन उसने पंतनगर से अपना UG कंप्लीट किया, अहमदाबाद से एग्रीकल्चर में उसने अपना IM किया, आज अच्छी जगह प्लेस है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हम लेवें, जैसे राकेश कुमार नाम से स्टूडेंट, उसने SK नगर गुजरात वहां से अपना UG और PG किया, और अब देखा जाए अपना PhD IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, वहां से उसका PhD रनिंग है। और अभी लेटेस्ट एक गवर्नमेंट की फेलोशिप चलती है जिसको कहते हैं PM रिसर्च फेलोशिप। यदि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है और आपका रिसर्च अच्छे लेवल का है तो आपको प्रधानमंत्री की तरफ से शानदार स्कॉलरशिप मिलती है। और अब उसके अंदर राकेश का सिलेक्शन हुआ है और राकेश के प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया है, और उसको पर मंथ अभी 75,000 के अप्रोक्स रिसर्च चल रही है, फेलोशिप मिलेगी। फिर आगे जाकर के उसकी फेलोशिप और बढ़ जाएगी, यानी गवर्नमेंट जॉब से भी बेहतरीन जगह ये लोग अभी से पहुंच गए। तो जब इनका जॉब लगेगा तब तो ये और अनबिलीवेबल जगह पहुंच जाएंगे। तो बेहतरीन फील्ड है, आप भी ध्यान रखो। मैथमेटिक्स से लेवें तेज सिंह शेखावत, देशनों का बच्चा,
NDRI करनाल से उसने डेयरी टेक्नोलॉजी में अपना यूजी किया और बहुत अच्छी जगह सेटल्ड है वो। इवन ये कंडीशन है कि जब नॉर्मल कंडीशन थी कोविड से पहले, तो मंथ के अंदर देखा जाए 10 दिन वो हवाई यात्रा करता है, उसको अलग अलग कंट्री में जाना पड़ता है। और आज वो देखा जाए डेयरी मशीन्स का बहुत ही टॉप मोस्ट इंजीनियर में से एक है। ऐसे ही सुमित्रा भादु आकासर गांव की स्टूडेंट, उसने भी NDRI करनाल से डेयरी टेक्नोलॉजी किया। गुजरात से उसने IIM से अपना एग्रीकल्चर में किया MBA और आज वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जगह प्लेस्ड है। तो आप सब ICR को बेहतरीन मानो और आप में से किसी का मन है कि सर हमें तो आगे एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाना है, जाओ ना, आप BSc एग्रीकल्चर करो 4 साल का, जम करके आप IAS की प्रिपरेशन करो। इवन एक IAS की बैकडोर एंट्री होती है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उनकी प्रिपरेशन करो। तो कहने का मतलब बैंकिंग, मैनेजमेंट, रिसर्च, बहुत सारे फील्ड है जिसके अंदर आप जा सकते हो। आप यदि एग्रीकल्चर में या इन कॉलेजेस में जाते हो तो आपके सामने 10 से लेकर 15 टाइप्स के रास्ते निकल आते हैं, आप किधर भी बढ़ सकते हो। आप इन रास्तों को किसी भी एंगल पर डॉक्टर से कम नहीं समझे। डॉक्टर अपनी जगह समाज में एक मुकाम है। आप अपने कैरियर में किसी फील्ड में सफल होते हो और आपकी सैलरी उसी के अप्रोक्ष है तो आप ऑटोमेटिकली उसके समकक्ष हो और इवन आप जल्द समय में इससे हायर भी निकल सकते हो यदि पॉजिटिव सोच के स्टूडेंट हो, कॉलेज में जाकर के मेहनत करते हो, घबराते नहीं हो तो, और उल्टा इजी आसान रास्ते से। तो आप सभी लोग ध्यान में रखें इस चीज को और किसी भी एंगल पर कम नहीं समझे। अब आइएगा राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट, जिसमें लिखा है सीट का अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग होगी, ऑनलाइन रिस्पांस क्यूरी रेज होगी यूनिवर्सिटी के द्वारा यदि यूनिवर्सिटी को जरूरत पड़ेगी तो। फिर यदि यूनिवर्सिटी को लगा डॉक्यूमेंट में कमी है तो वो आपको कहेगी रीसबमिट करो। वो तो तभी कहेगी जब आप कोई डेट, सील, ऐसा कोई साइन नहीं है या आपने JPG में नहीं किया, कुछ बड़ा ब्लंडर किया तो यूनिवर्सिटी कहेगा। फिर लिखा है डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, यानी आपने ये सीट स्वीकार कर ली, उसकी फीस डिपॉजिट भी होगी और साथ में जनरेट होगा आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर और उसकी डेट लिख रखी है कि ये कब होगा, ये होगा 17 नवंबर को। फिर एंड हो जाएगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कब, 20 नवंबर को। फिर वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी करेगी कब, 22 नवंबर को। फिर है रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कैंडिडेट, यानी यूनिवर्सिटी ने कोई आपत्ति कर दी तो वो रहेगा 23 नवंबर। फिर है वेरिफिकेशन होगा रीसबमिटेड का यूनिवर्सिटी से, वो भी वही 23 को, यानी 12 बजे वो एंड होगा, 5 बजे वो वेरिफिकेशन होगा। फिर है सीट एक्सेप्टेंस का जो है वो कब तक होगा, वो होगा 24 नवंबर को। फिर एंड हो जाएगा फी रिकॉन्सिलेशन एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय यूनिवर्सिटी। कमाल है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग यानी नीट की तरह पंगा ही नहीं है। नीट में तो जाओ सीट को होल्ड करो या फ्री एग्जिट ले लो, लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भैया ऑनलाइन रिपोर्ट, घर बैठे रिपोर्टिंग। कमाल है। इसके लिए ICR को वास्तव में थम्स अप हम पहले ही दे चुके हैं, एकदम बधाई के पात्र हैं। यही सिस्टम होना चाहिए। क्यों इस कोविड पैंडेमिक में स्टूडेंट को, पेरेंट्स को प्रॉब्लम कर रहे हैं और खुद यूनिवर्सिटी स्टाफ को प्रॉब्लम में डालें। 25 नवंबर को बहुत अच्छा काम है। फिर इसके बाद में नंबर आएगा सेकंड राउंड, यानी आप वहां जाओगे, आपके मन माफिक सीट नहीं है तो आप कह देना हमें अपग्रेड में जाना है। तो जो अपग्रेड में जाएंगे या जिनको सीट नहीं मिली उनके लिए राउंड सेकंड, और ये स्टार्ट होगा कब, 30 नवंबर को। हालांकि इसमें फर्स्ट राउंड में मेरे को थोड़ा आपत्ति है, क्योंकि आज मान लो जो बच्चे नीट में सेलेक्ट हो चुके हैं, थोड़ा इनको मेडिकल की काउंसलिंग का भी ध्यान रखना चाहिए था कि थोड़ा और इसको डिले कर लेते तो और बेटर रहता। लेकिन अब ठीक है, इतना कोऑर्डिनेशन भारत में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हर बॉडी को एसोसिएटेड रहना चाहिए और आपस में कोऑर्डिनेट होना चाहिए। इन्होंने लिखा, देखिए सेकंड राउंड 30 नवंबर को, तरीका वही, सीट अलॉटमेंट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ऑनलाइन रिस्पॉन्स, वो सारी बातें
फिर वही बात कि एंडिंग कब होगी इसकी 3 दिसंबर। फिर वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी कब 5 दिसंबर। फिर रीसबमिशन कब 6 दिसंबर। फिर रीसबमिटेड का यूनिवर्सिटी के द्वारा वही 6 को, वही 12 बजे वो करेंगे, 5 बजे वेरिफिकेशन। फिर सीट एक्सेप्टेंस कब होगा 7 दिसंबर। फिर फीस का रिकॉन्सिलेशन और ऑनलाइन रिपोर्टिंग कब 8 दिसंबर। हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों के जो अरमान हैं वो 8 दिसंबर को पूरे होंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड में केवल टॉपर को मिलता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे मीडियोकर रैंक के होते हैं, लोअर रैंक के होते हैं, तो उनके सपने आईसीआर के कब पूरे होंगे 8 दिसंबर को। फिर उसके बाद नंबर आता है 3rd राउंड का, जबकि मेडिकल के अंदर आप जानते हो मॉपअप होता है और यहाँ 3rd राउंड होगा। अच्छी बात है, होना चाहिए। तो एक थम्स अप और इनके लिए बनता है कि सभी के लिए 3rd राउंड भी ये कंडक्ट करा रहे हैं। फिर देखिए जो तरीका है कि वही बात, स्टार्टिंग कब हो जाएगी 12 दिसंबर को, एंड कब होगा डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग 15 दिसंबर को, वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी 17 दिसंबर को, रीसबमिशन कब 18 दिसंबर को, वेरिफिकेशन वही 18 दिसंबर को, वही वो पहले वाला काम 12 बजे तक, ये काम 5 बजे तक। सीट एक्सेप्टेंस की फीस डिपोजिशन कब 19 दिसंबर को। फिर एंड ऑफ फी रिकॉन्सिलेशन ऑनलाइन रिपोर्टिंग कब 20 दिसंबर। यानी आईसीआर अपनी तरफ से सब काम 20 दिसंबर को कंप्लीट कर देगा। सीट तो इसके बाद में भी बचेगी। अब आईसीआर नहीं करेगा। अब आईसीआर क्या करेगा, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जिम्मा दे देगा कि आईसीआर की सीट अभी भी खाली रह गई है, अब आप लोग इसको फिलअप कीजिए, आप लोग भरें। तो कई बार उस समय भी पॉसिबिलिटी होती है, तो वो स्टूडेंट उस समय अवेयर रहें। पिछले साल एक स्टूडेंट जिसको देखा जाए झांसी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिला, उसने वो छोड़ करके हमारे कहने पर बीकानेर में कुछ सीट खाली थी तो वो आई और उसको बीकानेर का कॉलेज अलॉट हो गया। लेकिन वो थोड़ा रिस्की काम होता है, आपको अपनी रैंक देखनी पड़ेगी और जरूरत पड़े तो हमारे से डिस्कशन भी आप लोग कर सकते हो। तो ध्यान में रखें, ये आपका प्रोसीजर है। फिर इसमें लिखा है कि स्कॉलरशिप का जो डिसीजन है वो कब होगा, जब ऑनलाइन काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। और वो खत्म कब होगी 31 दिसंबर को। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, और वो स्कॉलरशिप पर मंथ में 2000 से 3000 रुपए तक होती है। एक बार अमाउंट आपको कंफर्म करना पड़ेगा, तो ध्यान में रखें, ये भी एक अच्छी चीज होती है। और जब आप सीट मैट्रिक्स देखोगे लास्ट कॉलम में प्रत्येक कॉलेज की फीस भी दे रखी है, यानी पेरेंट्स का खर्चा ही नहीं होगा। स्कॉलरशिप है तो आप अपनी स्कॉलरशिप से फीस भर सकते हो। तो ध्यान में रखें, बेहतरीन चीज है। अब आइए आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग यानी फ्लो चार्ट। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, फिर एलिजिबल कैंडिडेट कौन होगा वो होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड ये एलिजिबल कैंडिडेट को दिए जाएंगे एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू। इसलिए एसएमएस को देखो, उस मोबाइल नंबर को जो आपने भरे थे, और ईमेल आईडी को। बहुत बड़ा खेल है एसएमएस और ईमेल आईडी का, ध्यान रखना। साइट आपको पहले ही बता चुके हैं icrexam.net, उसी के थ्रू चॉइस फिलिंग करनी है आपको, और मर्जी है जितनी चॉइस भर सकते हो, ये नहीं लिमिट ही है, नहीं अनलिमिटेड चॉइस भी आप भर सकते हो जितनी दे रखी है। फिर लिखा है कि पहले सीट अलॉटमेंट होगा, और अलॉटेड सीट आपको इंटीमेट किससे करेंगे, एसएमएस और ईमेल से। यानी एसएमएस और ईमेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर इन्होंने देखिए एक बॉक्स में बोल्ड करके किया हुआ है, बता देता हूं मैं क्या लिखा है इन्होंने। फॉर रिपोर्टिंग नो फिजिकल विजिट टू द अलॉटेड यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड दिस ईयर इन व्यू ऑफ कोविड सिचुएशन। यानी खुद सोचिए, बुद्धिजीवी लोगों को यदि हम जिम्मेवारी देते हैं तो फिर वो अपने आप कोविड पैंडेमिक से लड़ने के तरीके निकालते हैं। तो आप एजुकेशन सेगमेंट को बंद मत करो। एजुकेशन सेगमेंट तो कई तरह के नवाचार करेगा, और वो इस तरह के नवाचार होंगे कि कोविड पैंडेमिक में फायदा भी होगा, जीरो सेशन भी नहीं होगा, और स्टूडेंट को अच्छे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, और वो पॉजिटिविटी विचारों की बनी रहेगी,
और वो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने नीट के समय कहा था जीवन नहीं रुकना चाहिए, वो जीवन नहीं रुकेगा और कॉलेज के सेशन चलते रहेंगे। एजुकेशन ऑनलाइन बहुत ही अच्छा शानदार काम, ये चीज तो नीट वालों को भी सीखनी चाहिए आईसीआर वालों से, तो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। फिर लिखा इन्होंने देखिए कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट ऑनलाइन ओनली, यानी सब काम ऑनलाइन तरीके से ही करना है। फिर एक बॉक्स में अलग से लिखा देखिए कि रिलीवेंट डॉक्यूमेंट तैयार रखो, स्कैनिंग करके रखो, जेपीजी अपलोड करना। फिर लिखा है मोर देन 1 सीट है तो 1 by 1 करना, एक साथ मत करना। फिर लिखा है ये श्योर कर लेना कि उस फाइल पर किसी तरह का पासवर्ड नहीं हो, कई बार लोग पासवर्ड लगा देते हैं, आप मत लगाना पासवर्ड फाइल पर। फिर उन्होंने क्लियर कट लिखा है डोंट अपलोड पीडीएफ फाइल, लोग पीडीएफ पर ज्यादा यकीन करते हैं, पीडीएफ अपलोड नहीं करना है। फिर उन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की करना, किसी तरह का चेंज आगे करने नहीं देंगे। इमेज जो अपलोड करो वो क्लियर होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। और पीडब्ल्यूडी वाले यानी पीसी वाले कैंडिडेट ध्यान में रखना, और जो भी डिटेल आप भेजो उनको क्लियर कट चीजें डॉक्यूमेंट में दिखे क्या क्या। एक तो सील क्लियर कट दिखनी चाहिए, ध्यान रख लेना, सिग्नेचर क्लियर कट दिखे, डेट क्लियर कट दिखे, प्लेस ऑफ इश्यू कहाँ से इश्यू हुआ है, तो ये सब क्लियर कट समझ लेना कि जब आप फोटो खींचोगे क्या क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए उसमें उन डॉक्यूमेंट की। एक तो सील क्लियर होवे, सिग्नेचर किसके वो क्लियर होवे, डेट क्लियर होवे कि कब का ये डॉक्यूमेंट है, प्लेस ऑफ इश्यू कहाँ से ये जारी किया गया है, तो ध्यान में रखना इस चीज को। फिर उन्होंने लिखा है कि जैसे ही अपलोड हो जाएंगे डॉक्यूमेंट और वेरीफाई हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी को कुछ कमी लगेगी तो वो डिमांड करेगा री अपलोड करना, और टाइम लिखा हुआ है 12 नून और नेक्स्ट कैलेंडर डेट में डेट और डिमांड भी आपको दी जाएगी, ध्यान में रखना। फिर लिखा है डॉक्यूमेंट आपने दिए गए टाइम में नहीं दिया तो एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसमें एक और बात लिखी कि देन ही विल नॉट बी कंसिडर्ड इन सबसीक्वेंट राउंड, आगे के राउंड में परमिशन नहीं मिलेगी, ध्यान में रखना डॉक्यूमेंट में गलती नहीं हो। फिर अगले बॉक्स में लिखा देखिए कि जब डॉक्यूमेंट डिक्लेयर हो जाएंगे कि वेरीफाइड है यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो फिर कैंडिडेट को कहना है सीट एक्सेप्टेंस फीस, और तो वो पे करनी है आपको, कितनी 10,000 रुपए। फिर बोल्ड करके इन्होंने लिखा है कि पेड होगा ऑल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी, ये नहीं कि कोई SC ST या OBC में तो कोई छूट नहीं। फिर लिखा है फीस नॉन रिफंडेबल है, लेकिन UGC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को 100% रिफंड मिलेगा यदि रिक्वेस्ट करेंगे 30 नवंबर से पहले। रिफंड रिक्वेस्ट इसने लिखा हुआ है 31 दिसंबर तक, डिडक्शन होगा मैक्सिमम किसका 1,000 रुपए का। फिर लिखा इन अपग्रेड केसेस, यानी अपग्रेड में जाओगे कैंडिडेट विल नॉट रिक्वायर्ड टू पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, तो समझ गए दोबारा नहीं देनी अपग्रेड के लिए फीस, केवल 1,000 रुपए आपके डिडक्ट होने हैं। फिर सीट एक्सेप्टेंस की फीस कितनी लगेगी सब कैटेगरी में 10,000 रुपीज। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है एट दिस स्टेज कैंडिडेट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ऑप्ट अपग्रेडेशन, आपका ड्रीम कॉलेज मिल गया तो अपग्रेड में मत जाओ, ड्रीम नहीं मिला तो जरूर अपग्रेड में जाओ। और लिखा है बेटर चॉइस के लिए आप ट्राई करो, लेकिन किस राउंड के अंदर इसमें लिखा है बेटर नहीं मिलेगी, लास्ट राउंड में, यानी फर्स्ट में अपग्रेड में जाओगे, सेकंड में भी जा सकते हो, लास्ट में नहीं है। फिर लिखा अपग्रेडेड सीट अलॉट हो गई तो पहले वाली सीट आपका नहीं रहेगा, वो तो एक अंडरस्टूड चीज है, इसलिए लिखा है कि जो भी आपके ऑप्शंस हैं उसको केयरफुली एक्सरसाइज कर लो। फिर लिखा आफ्टर रिकॉन्सिलेशन सीट एक्सेप्टेंस फीस यूनिवर्सिटी मार्क कर सकता है एडमिटेड प्रोविजनली, और एडमिशन लेटर है वो मेल किया जाएगा कैंडिडेट को, यानी ईमेल की बहुत वैल्यू है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी ईमेल का यूज नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ सारा खेल ईमेल का ध्यान में रखें। फिर हम बात करें, लिखा इन्होंने कि सिमिलरली सेकंड थर्ड राउंड अलॉटमेंट भी होगा, सेम चॉइसेस फिल्ड बाय कैंडिडेट इन द बिगिनिंग, यानी चॉइस फिलिंग एक ही बार होगी,
हर राउंड में बदलने नहीं देंगे। एक ही बार अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करके चॉइस को भर लीजिएगा, गलती मत करना कोई भी। फिर आगे लिखा है व्हेन एवर क्लासेस बिगिन, क्योंकि अभी तो तय नहीं है कब होगा। कैंडिडेट को कैरी करना है ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं, और लिखा है दे विल बी फाइनली वेरीफाइड फिजिकली, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, यानी ऑफलाइन मोड में। फिर लिखा इफ एनी एम्बिग्यूटी इज ऑब्जर्व्ड, कोई संदेहास्पद बात होगी तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। फिर लिखा है कैंडिडेट को रिक्वायर्ड होगा पे करनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन फीस, और माइनस हो जाएंगे वो 10,000 रुपए पहले वाले, और सीट एक्सेप्टेंस फीस है रिसीव करेगा यूनिवर्सिटी ICR से, और फेलोशिप या जो स्कॉलरशिप मिलनी है वो फाइनल एडमिशन के बाद डिसाइड होगा। तो ये आपके सारे पेजेस 7 वो आपको बोल दिए गए हैं। अब आप जानते हो एक और इम्पोर्टेंट बात होती है इसमें कि सर चॉइस क्या रखें, सीक्वेंस क्या रखें। नॉर्मली ICR में 5 चॉइस पूछी जाती है कि आप सब्जेक्ट बताइए किस सीक्वेंस में लेना है। एग्रीकल्चर नंबर 1, हॉर्टिकल्चर नंबर 2, फॉरेस्ट्री नंबर 3, और ऐसे ही और सब्जेक्ट भी होते हैं। सेरिकल्चर भी होता है, कम्युनिटी साइंस जिसको होम साइंस कहते हैं वो भी होता है, फूड टेक्नोलॉजी भी होता है, बायोटेक्नोलॉजी भी होता है, डेयरी टेक्नोलॉजी भी होता है। कुछ ब्रांचेज ऐसी है जहाँ केवल मैथमेटिक्स वाले जा सकते हैं, जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी, तो वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और इन ब्रांचेज में सबसे टॉप माना जाता है BSc एग्रीकल्चर को। हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में आप यूं कर सकते हो कि कुछ जो टॉप के हॉर्टिकल्चर कॉलेज है उनको पहले रख लो, फिर टॉप के फॉरेस्ट्री कॉलेजेस को पहले रख लो। इन कॉलेजेस में बस आप ध्यान ये रखना, क्योंकि आप नॉर्मल फील्ड से हट गए हो, आप एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहे हो। मान लो अभी आपका ड्रीम था नीट, अभी आपका ड्रीम था IIT, और अब आपका ड्रीम बन रहा है ICR। तो ये बहुत जरूरी है कि हम टॉप का कॉलेज ज्वाइन करें। टॉप का कॉलेज ज्वाइन करेंगे वो रास्ता हमारे लिए खुद बना देगा, और हमें तो केवल उस रास्ते पर बढ़ना है, तो अच्छा फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन यही आप लोअर ग्रेड का कॉलेज करोगे, अपने घर के आसपास का देखोगे, तो भैया रास्ता तो बनेगा लेकिन वो थोड़ा टफ रहेगा। तो इसलिए ट्राई करना कि टॉप कॉलेज की तरफ बढ़ो। और इस तरह की एक लिस्ट है जो मैं वापस से एक बार हमारे जो कैमरामैन है उनको कहूँगा कि एक बार के लिए वो फोकस कर दे इस लिस्ट की तरफ। और जो हमारे ग्रुप बने हुए व्हाट्सएप के, उनमें ये डाली गई थी पहले भी, और आज एक बार और दोबारा से वो डाला गया है। तो आप अच्छे ढंग से इस लिस्ट को देख लीजिएगा प्रॉपरली, तो ध्यान में रखें। अब देखिए मेन बात है कि इस लिस्ट के अंदर क्या चीज है। सबसे शानदार चीज होती है ICAR की डीम्ड यूनिवर्सिटी, और फिर एक आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टी, यानी जो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जिसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ज्यादातर आपको मिलेगा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर कुछ हम लेवें तो आपको मिलेगी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये आपको मिलेगी। अब देखिए जो ICAR की डीम्ड यूनिवर्सिटी वो मैं बोल देता हूँ कौन है। करनाल में NDRI करनाल इसको कहते हैं। यहाँ केवल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जा सकते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में। ICAR ने खुद कहा है कि ये रैंक नंबर 1 का कॉलेज है, तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ने दिया, और वो यदि सुन रहे हैं तो इस कॉलेज को सबसे पहले लेना, नंबर 1। आपका भविष्य एकदम सुरक्षित है, लोअर ग्रेड की IIT से बेहतर है, और आप भी तेज सिंह शेखावत की तरह और सुमित्रा बादू की तरह से बहुत टॉप की जगह पहुंच जाओगे, और आपका लाइफ एकदम वेल सेटल्ड रहेगा। फिर और हम लेवें ICAR की डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो एक मुंबई के अंदर है जिसको कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन। तो मुंबई आप जानते हो समुद्री किनारा है और वहाँ मछुआरे बहुत रहते हैं,
यानी इस कॉलेज की फिशरी ब्रांच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ से हम फिशरी, अब मन में आ सकते हैं कि सर हम तो शाकाहारी है, सर वेजिटेरियन है और फिशरी से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, मत्स्य पालन से। अरे एजुकेशन लो, कोई हर्ज नहीं पड़ता है, फिशरी ब्रांच भी बहुत टॉप है, तो इसलिए इसको बहुत टॉप में रखो, बहुत अच्छा। जैसे अभी हालांकि हमारी लिस्ट में हमने इसको प्रेफरेंस में 27 नंबर में रखा है, लेकिन आपके पेरेंट्स यदि एग्री है, मुंबई जैसी जगह है और सबसे बड़ी बात सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो, और वो आईसीआर की टीम, अरे आंख मूंद कर लो, मैं तो कहूंगा कि इसको आप टॉप 10 में रखो। तो इसलिए भैया इसको आप लोग बहुत ही अच्छी प्रायोरिटी में रखना, ये नहीं कि हमने 27 नंबर रख दिया आप भी 27। अरे लोअर कॉलेज की एग्रीकल्चर से अच्छा है हम इस टॉप की जगह से फिशरी कर लें, तो ध्यान में रखना इस बात को आप। फिर और हम डीम्ड यूनिवर्सिटी लेवें, तो ये 2 और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, देखिए कौन सी, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। यानी अब आपने देखा हो तो यहाँ 2 चीज आ गई आपके सामने, एक तो हॉर्टिकल्चर आ गया है और एक आपके सामने देखा जाए तो फॉरेस्ट्री आ गया है, लेकिन ये टॉप का नहीं है, ये तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसका नाम ये नहीं है, उसका नाम तो है, देखिए भैया, IRI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको माना गया नंबर 2, लेकिन हमने टेबल के अंदर रिमार्क में लिखा ओनली फॉर पीजी। आप सबका सपना होना चाहिए, देखिए जैसे मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं पीजी एम्स दिल्ली से करूं, और या मैं पीजी PGI चंडीगढ़ से करूं, तो आपका भी सपना होना चाहिए कि मैं पीजी डिग्री IRI से करूं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली पूसा से करूं। बिल्कुल करें, तो यूजी के लिए तो ये है ही नहीं। लेकिन मजे की बात देखो, NDRI नंबर 1 और IRI नंबर 2, ये ICR की खुद की रैंकिंग है। थोड़े टाइम पहले IRI नंबर 1 था, NDRI 2, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। और जो स्टूडेंट मैंने बताया राकेश कुमार मोंड, तो वो अभी यहाँ का है। ऐसे ही रमेश प्रजापति, उसने भी IRI से PG कर रखी है। बहुत सारे ऐसे सिंथेसिस के स्टूडेंट हैं, सफलता की कहानी है, जो कि एक वीडियो बनाए तो पूरे 5 घंटे का बन सकता है, कम है ये, तो भूलना नहीं भैया इस बात को। फिर एक और हम डीम्ड यूनिवर्सिटी लेवें, तो ये है IVRI इज्जत नगर बरेली यूपी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नंबर 5 है इंडिया में, लेकिन ये तो कौन करेगा, ये तो भैया वो करेंगे जिन्होंने वेटनरी में अपनी यूजी डिग्री कर ली है, पीजी करने के लिए जाएंगे, इसको कहते हैं वेटनरी का मक्का। तो आप में से जो लोग RPVT में जाएंगे, BHU की वेटनरी में जाएंगे या AIPVT में जाएंगे, वो ध्यान रखना कि उनको पीजी कहाँ से करनी है, IVRI से। क्यों करनी है, क्योंकि ICR की डीम्ड यूनिवर्सिटी है और यहाँ के ज्यादातर पीजी स्टूडेंट इंडिया से बाहर चले जाते हैं, बहुत टॉप है। सपना बना लेना आप अपना, वो साथी जो MBBS डॉक्टर है उससे बहुत आगे निकल जाओगे, इम्पॉसिबल नहीं है। सपने लिया करो एकदम, सपने लेने से ही सफलताएं होती हैं, ध्यान में रखना। लेकिन आप जानते हो ये 2 तो आपके अभी काम की नहीं है। क्यों, करनाल वाला मैथमेटिक्स के लिए, IRI PG के टाइम और IVRI वेटनरी में यूजी करेंगे तब है। अब आ जाओ किसके अंदर, अब आ जाओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU। आप में से कईयों ने यहाँ का BSc एग्रीकल्चर दिया था, ICR ने इसको कोई रैंक नहीं दिया, लेकिन हमने दिया है कि ये 5 स्टार वाला कॉलेज है और हमने प्रेफरेंस को 7 नंबर में डाला है। आप चाहो तो इसको आप टॉप में भी रख सकते हो, आपका भविष्य एकदम सुरक्षित है यहाँ से करते हो। ऐसे ही AMU सेंट्रल एग्रीकल्चर, ये भी 5 स्टार कॉलेज है अपनी जगह, इसको हमने 8 नंबर पर दिया प्रेफरेंस, तो आप भी इसको इसी नंबर पर रख सकते हो। और हम लेवे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही अच्छी है, उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार पूसा में, हालांकि हमने 29 नंबर डाला है, आप चाहो तो इसको 29 से हाई प्रायोरिटी दे दो, लेकिन कुछ लोग क्या बिहार के नाम से घबराते हैं, जबकि ऐसा घबराने की बात नहीं है। बिहार भी बहुत कर्मठ लोगों का स्टेट है, मेहनती है, हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के लोग मिलेंगे, तो नेगेटिव पर कम सोचो, पॉजिटिव पर ज्यादा सोचो, खुद पॉजिटिव रहो। बिहार भी अपना हिस्सा कोई अलग नहीं है, डिस्टेंस जरूर थोड़ा अलग हो जाता है, शानदार कॉलेज है, ध्यान में रखना। और हम लेवें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो एक है मणिपुर में, वहाँ की कैपिटल इम्फाल में है, तो ये भी अच्छा है, लेकिन डिस्टेंस फैक्टर है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 स्टार की जगह 3 स्टार दिया है इसको। फिर और हम लेवें ऐसे ही देखा जाए सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लेवें विश्व भारती शांति निकेतन, तो ये भी बहुत ही अच्छा है, आप अच्छी प्रायोरिटी में रख सकते हो, हमने थोड़ा पीछे रखा है। एक है नागालैंड के अंदर है, तो उसको भी आप चाहो टॉप में, बस बात इतनी है कि फिर नागालैंड और इम्फाल की बात करें तो ये हाईली रिमोट एरिया हो गए हैं, रहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अप्रोच थोड़ी टफ है यहाँ के नॉर्थ ईस्ट की, लेकिन अभी गवर्नमेंट का नॉर्थ ईस्ट पर बहुत फोकस है, तो आप भी सोच सकते हो इनको चाहो टॉप में रखना तो रख सकते हो। तो समझ गए, आईसीआर की डीम्ड यूनिवर्सिटी उधर ध्यान देना है, फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को टॉप में रखना है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टी उस पर ध्यान रखना है। अब आ जाओ चॉइस फिलिंग में, आईसीआर में 3rd रैंक है, क्योंकि फर्स्ट पर एनडीआरआई और सेकंड पर आईआरआई अपने काम के नहीं है। पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना बहुत ही टॉप का है, यानी ये आपके लिए नंबर 1 बन जाएगा। फिर हमने रखा चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये हिसार के अंदर है, ये लुधियाना के ठीक बाद में रख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा कॉलेज है अपनी जगह, यानी आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, बायो के स्टूडेंट हो, तो ये हो जाएगा, या नंबर 1 आपके लिए पीएयू, नंबर 2 आपके लिए हिसार। फिर उसके बाद में देखिए हमने जो रखा है वो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर को रखा है। बेंगलोर तो आप जानते हो सिटी भी सॉलिड है, मेट्रो है, आप रख सकते हो। हमने 4th पर रखा, ऑटोमेटिकली 3rd हो जाएगा। फिर है टीएनएयू, किनका कॉलेज हो गया ये, कुंदन वर्मा और लोकेश सोलंकी का कॉलेज, बहुत ही अच्छा है, टॉप का कॉलेज है, और अपने बीकानेर से कौन टू डायरेक्ट ट्रेन है, तो इसलिए आने जाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा रख सकते हैं आप। फिर आ जाओ जीबी पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में, पंत नगर, गोविंद वल्लभ पंत, आईसीआर ने 8th नंबर रैंक दी है, और हमने प्रेफरेंस 6 बायो के लिए हो जाएगा 5। एक समय में पंत नगर नंबर 1 होता था, लेकिन इसकी अप्रोच थोड़ी टफ पड़ती है तो इसलिए इसको यहाँ रख सकते हैं। फिर उसके बाद बीएचयू, फिर उसके बाद एएमयू, फिर उसके बाद भुवनेश्वर ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, आईसीआर की रैंकिंग 11th और हमने दिया है 9th नंबर पर। फिर हैदराबाद, ये 12 और उधर हो जाएगा आपका 10 नंबर। फिर है केरल का, आईसीआर की रैंक 14 और हमने प्रेफरेंस दे दी है इसको 11। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा आप लोग। थैंक यू दिनेश जी। फिर उसके बाद में केरल देखिए थोड़ा अलग तरफ हो जाता है, इसलिए आप इसको पीछे की साइड में भी ले सकते हो। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ में, आईसीआर की रैंक 15 और हमारी प्रेफरेंस 12। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर 16 रैंक और यहाँ 13, और आप चाहो तो उसको थोड़ा पीछे ले सकते हो, लोग जम्मू से थोड़ा बचना चाहते हैं। फिर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, आईसीआर में 18 रैंक, हमने दिया प्रेफरेंस 14। फिर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर, हमने दिया 19, आप 15, इसको थोड़ा आप पीछे ले सकते हो, जरूर नहीं इतना रखो। रायपुर को भी पीछे ले सकते हो आप। जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आईसीआर की रैंक 20, हमारी 16।
आनंद एग्रीकल्चर गुजरात, यहाँ 22, यहाँ 17। आनंद आप और ऊपर ले सकते हो, क्योंकि गुजरात में गुजरात हर कोई रहना चाहता, तो बिल्कुल आप नॉर्थ के कारण इसको ऊपर की रैंकिंग में ले लीजिएगा भले। फिर आइए राजस्थान का। राजस्थान में उदयपुर का कॉलेज जो है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, ये अच्छा है। आप बीकानेर में रहते हो तो बीकानेर को नंबर 1 रख लो। आप बीकानेर के अलावा कहीं के हो तो उदयपुर को नंबर 1 रखना। आईसीआर ने 23, हमने 18 रैंक दी है। नवाश्री गुजरात का हो गया, यहाँ की फॉरेस्ट्री भी अच्छी है। फिर आईसीआर ने 24, हमने 19। झांसी वाला कॉलेज आपको पता हो तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तो आप जानते हो अच्छी प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तो हमने हालांकि आईसीआर ने कोई रैंक नहीं दी है, लेकिन प्रेफरेंस हमने 20 आप और ऊपर ले सकते हो। धारवाड़ कर्नाटक में हो गया 26 और उधर 21। आचार्य एनजी रंगा गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश, आईसीआर की रैंक 28, प्रेफरेंस 22। जूनागढ़ गुजरात में हो गया 30 और इधर 23, तो आप गुजरात वालों को ऊपर ले सकते हो। फिर आ गया बीकानेर का कॉलेज, यहाँ 31, 24। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब आपको उदयपुर और आप बीकानेर के रहने वाले हो तो बीकानेर को ऊपर रख दो, उदयपुर को बाद में रख दो। आप गंगानगर हनुमानगढ़ के हो तो आप उदयपुर को पहले रखो, बीकानेर को बाद में रखो। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखना। इलाहाबाद की जो यूनिवर्सिटी है आईसीआर की रैंक 32, प्रेफरेंस 25। फिर महात्मा फुले राउरी का महाराष्ट्र में 35 रैंक, इधर 26। फिर मुंबई का फिशरी आपका पहले से डिस्कशन हो गया था, फिशरी ब्रांच को भी आप बीच में ले सकते हो प्रेफरेंस में। तो ध्यान में रखना, ये नहीं कि सर हम तो वेजिटेरियन है, हम कैसे फिशरी में जा सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, प्रोफेशन के लिए जाना पड़ता है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। फिर आ जाओ, तो उसमें कोई जरूरत थोड़ी है कि आप फिश को काट करके खाओ। रहो अपना वेजिटेरियन, लेकिन मछलियों से लगाव रखो, मछली पालन करो, एकदम अच्छा बिजनेस है, अच्छा कैरियर इसके अंदर। फिर है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर यानी हिमाचल प्रदेश, आईसीआर ने 25 रैंक, हमने दिया 28। आप इसको और हाई प्रायोरिटी में रख सकते हो, अच्छी जगह। फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा का डिस्कशन हो गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। साफ लग रहा है देखिए कि हॉर्टिकल्चर आ गया है, सेम होगा। तो यहाँ 42 और वहां आपका 30 नंबर प्रेफरेंस। फिर जॉब ने रिया अपने राजस्थान का आ गया, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आईसीआर ने 43, हमने 31 रैंक दिया। फिर है विधान चंद्र कृषि विद्यालय मोहनपुर 44 और उधर 32 प्रेफरेंस। फिर है तमिलनाडु डॉक्टर जय जयललिता फिशरी यूनिवर्सिटी, यानी फिर से आपके सामने फिशरी का कॉलेज आ गया अपनी जगह, 33 रैंक। फिर एसके नगर, समझ गए, राकेश कुमार का कॉलेज गुजरात में टॉप प्रायोरिटी में ले जा सकते हैं आप, 47 आईसीआर की रैंक, हमारी प्रेफरेंस 34। डॉक्टर बाला साहब सावंत कोंकण कृषि डपोली, यहाँ 48 उधर 35। फिर है पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यालय अकोले महाराष्ट्र, इधर 49 उधर 36। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, इधर 50 उधर 37। आप राजस्थान के रहने वाले हो तो राजस्थान के कॉलेजेस को थोड़ा टॉप तो नहीं, सेंट्रल पर तो प्रायोरिटी मत देना, लेकिन उसके बाद 15, 20, 25 यहाँ रख सकते हो, गुजरात को रख सकते हो। फिर परभनी महाराष्ट्र, यहाँ रैंक आईसीआर की 51, प्रेफरेंस 38। वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी एनिमल एंड फिशरी, यानी फिर से फिशरी की बात आ गई, रैंक 29 और उधर 39। तो आप फिशरी ब्रांच के अकॉर्डिंग ले सकते हो। फिर चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये 54 रैंक, उधर 40। फिर नागपुर का महाराष्ट्र का एनिमल एंड फिशरी साइंसेज, यानी फिशरी आ गया, रैंक बहुत अच्छी इसकी 17 और उधर 41 रैंक। फिर उत्तर बंगा कृषि कूच बिहार 53 और 42। फिर है छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के अंदर, इधर 55 और उधर 43। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर बागलकोट, ये हॉर्टिकल्चर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो इतना पीछे मत रखना, इसको अच्छी जगह रख सकते हो आप।
13 रैंक है आईसीआर की 44, और हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छा फ्यूचर है। जानते ना हॉर्टिकल्चर क्या हम कहते थे? पॉमीकल्चर, ऑलरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। यानी फ्लोरिकल्चर फूलों को उगाना, ऑलरिकल्चर सब्जियों को उगाना, पॉमीकल्चर फ्रूट को उगाना। आप सब जानते हो इन सब का बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो इसलिए आप इस यूनिवर्सिटी को बहुत टॉप की रैंकिंग में ले। फिर आ जाएगा YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी वेस्ट गोदावरी, यानी फिर से हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, रैंक है 27 और हमने प्रेफरेंस दिया 45। यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, दो आ गए, हॉर्टिकल्चर भी आ गया, फॉरेस्ट्री। एक समय यहाँ की हॉर्टिकल्चर नंबर 1 थी, अब इसकी रैंक 52 है, यहाँ थोड़ा लोअर साइड में ले, और ये 46। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, कोई रैंकिंग नहीं है, सोच समझ करके ले, जिसकी रैंकिंग नहीं उसको अनावश्यक ऊपर मत रखो। फिर आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या का कोई रैंकिंग नहीं, पीछे रखना। इम्फाल और इनका डिस्कशन हो गया था। फिर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, कोई रैंकिंग नहीं, पीछे। फिर राजमाता विजयराता सिंधिया, कोई रैंकिंग नहीं तो इसलिए पीछे। शेरे कश्मीर जैसे जम्मू के अंदर, तो ऐसे ही श्रीनगर के अंदर कोई रैंकिंग नहीं इसलिए पीछे। फिर श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना, कोई रैंकिंग नहीं इसलिए पीछे, लेकिन ये हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, ध्यान में रखना। फिर जोरहाट के अंदर आसाम का कॉलेज, फिर रैंक है 34 और प्रेफरेंस 56, अच्छी रैंकिंग है। फिर कर्नाटक का वेटनरी एनिमल और फिशरी साइंस, तो आप समझ गए फिशरी के लिए भी होगा, लेकिन रैंकिंग नहीं है इसकी। फिर है बांदा यूनिवर्सिटी, तो रैंकिंग नहीं है कोई भी। कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर, कोई रैंकिंग नहीं है। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर करनाल की, कोई रैंकिंग नहीं है हॉर्टिकल्चर के लिए। फिर आपने देखा हो केरल की यूनिवर्सिटी फिशरी एंड ओशियन स्टडी के लिए, ओशियन नजदीक है तो फिशरी के लिए कोई रैंकिंग नहीं है। फिर रायचूर कर्नाटक में, ये कोई रैंकिंग नहीं है इसलिए पीछे। फिर आपके ये उत्तराखंड का हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, कोई रैंकिंग नहीं इसलिए पीछे। फिर आईसीआर के 2 कॉलेज, फिर आगे तो सारे ही वेटनरी के कॉलेज है, तो जो लोग AIPVT भरेंगे उस समय काम आएगा, सुन लेना। गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी लुधियाना, इसकी रैंकिंग आईसीआर ने रखी हुई है 9th, यानी बहुत ही अच्छी रैंकिंग पर है। तो जब AIPVT में भरो टॉप रैंकिंग में भरना। और यहाँ एक पेमेंट शीट का भी झगड़ा, वो भी ध्यान रखना, फीस स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा आपको। तमिलनाडु वेटनरी यूनिवर्सिटी चेन्नई के अंदर 10th रैंकिंग पर है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार की 21 रैंकिंग आईसीआर में। फिर वायनाड केरल की वेटनरी यूनिवर्सिटी 33 रैंकिंग, जहां से राहुल गांधी खड़े हुए थे चुनाव। नानाजी देशमुख जबलपुर यानी MP 39 रैंकिंग। राजस्थान यूनिवर्सिटी 40 रैंकिंग, भले ही बीकानेर को आईसीआर ने 40 रैंकिंग पर रखा हो, लेकिन आप इसको आगे ही रखो, क्योंकि आप यहाँ चेन्नई इतनी दूर जाते हो, उसकी जरूरत नहीं है आपको। बीकानेर मिल रहा हो तो बीकानेर ले। फिर है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति 41 रैंक। फिर मथुरा की यूनिवर्सिटी 45 रैंक। फिर बिहार का एनिमल साइंस पटना का कोई रैंकिंग नहीं है। PV नरसिंहराम तेलंगाना यूनिवर्सिटी, कोई रैंकिंग नहीं है। तो ये आपके प्रेफरेंस को हमने बता दिया है, तब आप अच्छी तरीके से समझ गए हो कि टॉप में किसको रखना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी को। फिर किसको रखना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टीज, इनको। फिर जो टॉप इंस्टीट्यूट है, तो आपको किन को ऊपर नीचे करना वो भी बता दिया। अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करके आप एज पर स्टेट भी रख सकते हो। एज पर स्टेट कैसे रख सकते हो, पहले तो आप रखो जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है इनको, और ब्रांचेज भी उसी के अकॉर्डिंग। कोई जरूरी नहीं कि सब पहले एग्रीकल्चर खत्म करें फिर फॉरेस्ट्री, नहीं। आज मुंबई जैसा टॉप का रहा उसको बीच में रख लो, 10-15 में रख लो पेरेंट्स से पूछ करके, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये अपनी जगह। फिर उसके बाद कैसे रखें हम, स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे राजस्थान पहले रख लिया, फिर गुजरात रख लिया, फिर हिमाचल रख लिया, पंजाब, हरियाणा, MP, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ऐसे रख सकते हैं आप। फिर उधर नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार और अदर स्टेट को ये भी देख लेना कि एयर कनेक्टिविटी कहाँ है, कि बाई चांस दूरी पर चले गए तो हवाई जहाज से कहाँ सुविधा है, ये भी देख लेना कि आप जहाँ रहते हो वहां से ट्रेन कनेक्टिविटी क्या है। तो बेहतरीन फ्यूचर है, आंख बंद करके ज्वाइन करो। यदि आप नीट से थक गए हो और यदि आप लोग कहीं ना कहीं IIT से थक गए हो, आपको अदर जगह सफलता चाहिए, कम समय के अंदर सफलता चाहिए, बहुत अच्छे रास्ते हैं। तो अच्छे रास्ते समझ गए। बैंकिंग में एक तो EO की पोस्ट होती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर। रिसर्च में जा सकते हो, जैसे अभी लेटेस्ट एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, विजयश्री गहलोत, यहाँ बीकानेर से उसने अपना UG किया, PG किया और आज PhD में उसका सिलेक्शन हुआ है। पूरे भारत में उसकी 4th रैंक है, यानी पूरा चांस है कि अब वो IRI जाएगी दिल्ली के अंदर, यानी राकेश की जूनियर बनेगी वो। बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो आप भी ध्यान रखो, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाना है, शुरू से वहाँ फर्स्ट ईयर से तैयारी करो तो सब अच्छा ही अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्र होकर के लो। डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और बहुत गवर्नमेंट की हाई पोस्ट तक आप लोग पहुंच सकते हो। तो ध्यान में रखें, सभी बच्चे अच्छा कैरियर लो। अल्टीमेटली लाइफ में यही मायने रखते हैं कि हम कैरियर में कितने सफल हुए हैं। तो आप सभी को अपने कैरियर में सफलता के लिए सिंथेसिस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब जीवन में सफल बने। और दूसरी बात कि यदि आपने अभी तक सिंथेसिस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, क्योंकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस हम आपसे मोटिवेट होकर के आगे भी बनाते रहेंगे। और आप ध्यान में रखें। थैंक यू बच्चों, और सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत आभार और नमस्कार।